हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नो निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो मैं अभी बज रहे हैं 8:45 और मैं ऑफिस जाने से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट है आज की क्लास में। तो आप मेरे साथ पहले आगे चलो, मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या अनाउंसमेंट है। देखो, आज तो हमारी ये सेकंड लास्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी की, लेक्चर नंबर 16, और एक लेक्चर आएगी लेक्चर नंबर 17 जिसमें कि हमारी पूरी अकाउंटिंग की जो सिलेबस है वो हमारे खत्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीन जो है वो खत्म हो चुके हैं। दैट इज़ इंश्योरेंस हमने खत्म कर लिया, हमने ऑडिट खत्म कर लिया है, हमने ये अकाउंटेंसी खत्म कर लिया है और हमने लेबर लॉ खत्म कर लिया। यानी कि हमने अपने 4 सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किए थे, टोटल 5, जिसमें से हमारे 4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड हमारा एक रह जाता है सोशल सिक्योरिटी, जिसकी कि 2 क्लास बची हुई है, वो भी जो है बैक टू बैक क्लासेस आ जाएगी। कल परसों तक में आपकी सारी जो ये 5 सब्जेक्ट्स है वो कवर हो जाएगी। अब इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कुछ बच्चे जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए कह रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कह रहे हैं, करंट अफेयर के लिए कह रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब हमारा आता रहेगा स्पेशल चैप्टर्स बोल करके, स्पेशल टॉपिक बोल के। बट हमने जो स्टार्ट किया था, जो आपको निखिल सर ने प्रॉमिस किया था कि हमारी ये जो सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेगी, वो आपको सारी क्लासेस फ्री में मिली है। बिल्कुल सारी PDF आपको फ्री में मिली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF डलती है। ठीक है, तो हमने वो प्रोमिस अपने निभा दिए। अब जो है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप सभी को पता चल गया होगा, जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो उन सभी को पता चल गया होगा कि हमारी जो ये बुक है 300+ MCQ, यानी कि मैं हमेशा से आपको बोलती थी कि हमारी लास्ट में एक MCQ की बुकलेट आएगी, जिसमें कि मैं क्या करूँगी कि बस ऐसे उसमें 300 रैंडम क्वेश्चन मैंने नहीं डाले हैं। मैंने क्या किया कि पूरी मेहनत से जितनी भी सिलेबस है, जो हमारे चैप्टर्स हैं, डिफरेंट 18 चैप्टर, 14 चैप्टर, जो डिफरेंट जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर को कवर करते हुए MCQ बनाए हैं। यानी कि जो आपको MCQ मिलेगी वो ऐसा नहीं कि मान लो कि किसी एक टॉपिक से तो 50 क्वेश्चन है और किसी एक टॉपिक को कम्प्लीटली छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं मिलेगा। हर एक चैप्टर से आपको जो है वो प्रॉपर एक प्रोपोर्शनेट वाइज आपको MCQ मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ये कैसी है बुक, इसकी एक प्रीव्यू वीडियो जो है मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर की हुई है कि ये वीडियो अगर आपको देखनी है कि भाई ये बुक कैसे होता है ना, खरीदने से पहले देखने का मन होता है कि ये बुक है कैसी, तो एक प्रीव्यू मैंने वहाँ पे डाला हुआ है टेलीग्राम पे। उसमें क्या है कि क्वेश्चंस आपको एक तरफ मिलेंगे इंग्लिश में, एक तरफ जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में मिलेंगे। ठीक है, और आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आपको सिर्फ जो है वो आंसर नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ 1 का आंसर B है, 2 का आंसर C है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है वो कम्प्लीटली जो है एक डिटेल्ड सिलेबस, डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलेगी। इससे क्या होता है, जब आप मेरे नोट्स पढ़ते हो, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि नोट्स में हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है छूट जाए, हर चीज़ कवर ना हो, तो वो सब कुछ जो है वो एंड में जो हमारा MCQ का बुक आएगा उसमें कवर हो जाएगा हमारा। तो यही हमारा कवरेज है। यानी कि आप समझ रहे हो, किसी भी आप सब्जेक्ट को लेकर के अगर आप 300 क्वेश्चंस करते हो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ते हो, तो और क्या ही एग्जाम इसके बाहर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि आपको 300 क्वेश्चंस का एक पूरा बढ़िया स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि टाइम लिमिट क्या है, कितने दिन में, जैसे ईयर पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया। ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप एक बार जाकर के देखो और फिर मुझे बताना रिव्यू कि कैसी बुक है वो। ठीक है, तो ये हमारा बुक आउट हो चुका है, तो आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। स्कैनर जो है इसको परचेज करने के वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं अभी। तो आप उस स्कैनर पे जाकर के पेमेंट करना। नंबर आपको वहाँ पे एक दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर, जिसमें कि आप जब पेमेंट करोगे तो आप अपनी स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट की वो आप उस नंबर पे शेयर करोगे व्हाट्सअप पे। फिर आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें कि आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया लेबर लॉ के बारे में। देखो, मैंने 300+ बोला है, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं काउंट करके दे रही हूँ। मैंने 326 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो 300+ है। हो सकता है कि 326, 350, 400 भी मैं डाल दूँ अकाउंट्स में। ठीक है, तो मैं बस अभी एक मिनिमम जो एक कहते हैं ना बेंचमार्क की, वो 300 है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया लेबर लॉ के। ठीक है, इसके जो कितने चार्जेज हैं नहीं है वो आप जाकर के एक बार टेलीग्राम में डिटेल में सब कुछ लिखी हुई है, वहाँ जाकर के आप देख लो। 90 रुपीज़ है सिंगल, अगर आप ये खरीदते हो तो। लेकिन आपको बेनिफिट कब होगा वो मैं आगे बताती हूँ स्लाइड में। देखो, हमारी जो अगली बुक है, सेकंड बुक, वो भी हमारी आ चुकी है। वो है हमारा अकाउंटेंसी। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपको पता है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी ऐसा थोड़ी कि उनको MCQ सॉल्व करने की उनको एक जो गॉड गिफ्टेड एक कुछ ट्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अकाउंट्स आती है, बट उसको MCQ जब एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये किसी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो आप एक बार देखो, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड के मैंने क्वेश्चन, और आपको देखो, आपको डाउट तो होगा नहीं क्वालिटी पे, क्योंकि आप मेरे साथ मेरे क्लासेस से जुड़े हुए हो, सब कुछ आपने देखा हुआ है कि हमारा एक फोटे ही है ये कि हम लोग कोई भी चीज़ों को जब भी पढ़ते थे तो हम लोग क्या
करते थे, मेरा हमेशा से यही रहता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ो, सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप उस थ्योरी को कैसे कन्वर्ट करोगे क्वेश्चंस के रूप में एक अपने माइंड में, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपसे क्वेश्चंस कभी नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और ये जो PDF है ये 85 रुपीज़ में है, लेकिन अगर आप ये दोनों खरीदते हो तो आपको 25 रुपये तक के डिस्काउंट मिलते हैं और आपको दोनों PDF जो है वो ओनली 150 में मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा आपको 150 में, और आपको मैं बताती हूँ, देखो हमारी जितनी भी क्लास नोट्स जो है वो डली है, लेक्चर वाइज डली है। जैसे मैं लेक्चर लेती थी, लेक्चर 1 2 3 4 जितने भी, तो वो वैसे डलती थी। तो बहुत सारे स्लाइड्स हो गए हैं, लोगों ने हमेशा बोला है कि प्रिंट कराने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि स्लाइड्स बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ पेजेस बहुत है और सेग्रीगेटेड है, मतलब अलग अलग है ना PDF। तो आपको कंबाइंड एक PDF में मिल जाएगी ये दोनों की क्लास नोट्स जितने भी थे हमारे, यानी कि आपको बुक प्लस MCQ बुक दोनों इसमें मिलेंगे। ठीक है, वो आपको कंप्लीटली इसमें मिलेगी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। यानी कि आप अगर 150 रुपये देते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, अकाउंटेंसी की एक फाइल जिसमें कि हमारी लेक्चर 1 to 17 की पूरी क्लास नोट्स आपको एक फाइल में मिल जाएगी, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। और दूसरी 326 MCQ जो कि विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड अकाउंटेंसी की आपको पूरी बुक हो गई, और लेबर लॉ की पूरी लेक्चर की क्लास नोट्स हो गई, और ये आपका दोनों के MCQ की बुक। ये 4 चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें, अगर आप 150 पे करते हो तो ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, आप इसको जल्दी से अवेल करो। एग्जाम में ज़्यादा समय है नहीं। आप सोचोगे कि लास्ट के टाइम पे आप लास्ट के 5-6 दिनों में लोगे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको MCQ जो आप लोगे उसको आपको 3 बार रिवाइज भी करना है, तभी चीज़ें आपको माइंड में याद भी रहेंगी। तो आप इसको जा करके ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे बाकी सारी डिटेल है, आप चैनल ज्वाइन करोगे आपको सब कुछ वहाँ से समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आए तो टेलीग्राम पे एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली मैं और निखिल सर हैंडल करते हैं। तो आप कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो उस नंबर पर। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी हमारे मेंबर्स हैं, और बस यही थी हमारी अनाउंसमेंट आज की। तो आप सभी जो है, और भी हमारी MCQ की जो है वो बुकलेट आने वाली है, अभी आएंगे धीरे धीरे। अभी अकाउंटेंसी है, नेक्स्ट जो है वो दिमाग में मेरे सोशल सिक्योरिटी, ऑडिट एंड इंश्योरेंस इज़ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, एंड इसके जो MCQ बनते हैं वो सॉल्व नहीं होते हैं। मैं उस पर भी कोशिश कर रही हूँ कि वो आए। और मैंने क्वेश्चंस जो है देखो मैंने दोनों में डाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश में डाले हैं, ताकि हिंदी बच्चे ऐसा ना कि उनके साथ एक अनफेयर हो जाए, वो भी मैंने डाला है। मेहनत लगी बहुत ज़्यादा, हिंदी ट्रांसलेटर का जुगाड़ किया गया। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए, दोनों माध्यम के लिए ये उपलब्ध कराए गए हैं। तो ठीक है, हम लोग अपनी आज की क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास में क्या होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको पता है बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 1 से लेकर 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हम लोग ओल्ड वाला पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि AS2 से क्वेश्चंस थे एग्जाम में कैसे। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सारे तो नहीं पढ़ने वाले हम लोग 1 to 32, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। आज की क्लास में हम लोग 3 से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंगल 20 मिनट की, अगली क्लास में आपकी ये चारों खत्म हो जाएगी। और जो आपको जो MCQ मिलेंगे ना, वो आपको एक एक स्टैंडर्ड पे, एक एक चीज़ पे सब कुछ डिटेल मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ मस्ट है। ठीक है, 150 रुपये कुछ भी नहीं होता, 150 रुपये क्या ही कॉस्ट है हमारे, क्योंकि आपको पता है हमारी स्टूडियो का रेंट है, हमारे जिससे कन्वर्ट करा रहे हैं उसको चार्जेस देने पड़े। तो एक बेसिक मिनिमम चार्जेस लिए गए, देयर इज़ नो प्रॉफिट एट ऑल। ठीक है, एक बेसिक से मिनिमम से चार्जेस हम लोग ले रहे हैं, ताकि हम लोग अपने कॉस्ट को रिकवर कर पाएँ जो उसमें लगाए गए हैं। बस इतना ही है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ AS9 हमारा सबसे पहले है रेवेन्यू रिकग्निशन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जो है आपको याद करने हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 किसके बारे में है, क्या टॉपिक है, AS9 क्या कहता है, AS8 क्या कहता है, AS3 क्या कहता है, AS2 क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मे बी देयर इज़ अ हाई चांसेस दैट वहाँ पे आप 4 आपको मिल जाएंगे, AS1 2 3 4 या AS13 16 18, एंड उसके अगेंस्ट आपको नाम दिया रहेगा। अगर आपको नाम याद नहीं कर पाओगे तो आप मैच द फॉलोइंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको नाम यू हैव टू मग इट अप, एंड डिटेल्ड जो नाम है AS1 to 32। ठीक है, वो जो है वो आपको MCQ वाले जो उसमें जो बुक है उसमें मैं पूरी जब एक्सप्लेनेशन देखोगे आप, एक्सप्लेनेशन 2-3 लाइन की नहीं, पूरी भर के एक्सप्लेनेशन है उसमें। मतलब एक तरह से आप एक समझ लो कि बुक का ही दोनों पार्ट है, सिंगल पार्ट ये है और दूसरा हमारा MCQ का पार्ट है। ठीक है, चलो AS9 में देखते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन क्या रूल्स है इसमें। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 दैट इज रेवेन्यू रिकग्निशन इज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस कि कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है। हम लोग इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि देखो रेवेन्यू जो है, यानी जब कंपनी मान लो कि सेल कर रही है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू को अपने कब रिकग्नाइज करेगी। ठीक है, जब सेल हो गया तब,
मान लो कि डेटर ने तुरंत पैसे नहीं दिए, डेटर मतलब देनदार, जो देनदार है वो तुरंत पैसे नहीं दिए, उसने उधार में माल खरीदा, और मान लो कि आपकी जो आपने जो सेल किया वो मार्च में किया और जो आपको डेटर पैसा दे रहा है वो अगले फिनेंशियल पीरियड में दे रहा है, दैट इज़ जून में दे रहा है, तो आप रिकग्नाइज कब करोगे? अपने जब सेल हुई एक्चुअल में मार्च में तब रिकग्नाइज करोगे, या फिर जाकर के जब एक्चुअल रिसीव होती है पेमेंट तब रिकग्नाइज करोगे? तो इन सब को लेकर के एक रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए होते हैं, ताकि जितने भी जो कंपनीज़ हैं वो सब कुछ एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, अलग अलग अपने मेथड्स फॉलो ना करें। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि AS9 क्या कहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कि कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है, इसके बारे में ही रूल्स एंड रेगुलेशंस से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। ठीक है, अब देखो मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। मीनिंग ऑफ रेवेन्यू क्या है? दैट इज रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशंस दैट इज अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू आप सभी को पता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब हम लोग एंड की तरफ आ चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको रेवेन्यू का मतलब नहीं पता हो, सब कुछ पता होगा आपको, आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरी क्लासेस पढ़े हो, आपको सब पता हो। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब आपका एक ग्रॉस, जो कंपनी जैसे सेल करती है तो पैसे आते हैं, फिर मान लो कुछ भी डिविडेंड, आप जब शेयर्स में पैसे लगाते हो तो आपको डिविडेंड मिलती है। ठीक है, आपको कहीं से पैसे मिलने वाले होते हैं, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा होता है, हालांकि गवर्नमेंट ग्रांट को डील करने का एक अलग पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको जो भी पैसे मिल रहे होते हैं वो आपका रेवेन्यू है। किससे? तो सेल ऑफ गुड्स से। जब आप माल बेचते हो तो आपको जो पैसे आते हैं, जब आप कोई सर्विस देते हो, मान लो कोचिंग है या फिर बहुत तरह की सर्विस होती है, उसके जब आप पेमेंट करते हो वो उसके जब पैसे मिलते हैं वो हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट वगैरह जो आपको मिलता है, रॉयल्टी मिलती है, डिविडेंड मिलती है, ये सब आपका रेवेन्यू है। अब देखो स्कोप क्या है इसमें कि अप्लाइज टू रेवेन्यू फ्रॉम द, यही सेम है, ऊपर वाला ही रिपीटेड है। अब देखो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ये हमारा AS9, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि AS9 हमारा कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा लीज इनकम, क्योंकि इसके लिए अलग ही डिफरेंट एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज़ AS19, इसीलिए हमारा ये AS9 इससे डील नहीं करता है। ठीक है, AS19 इज़ लीज इनकम। एंड दूसरा हमारा क्या है कि डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसको लेकर के भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज़ AS13, इसलिए इसको भी ये डील नहीं करता है। थर्ड इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ इज चेंजेज इन द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट्स और लाइबिलिटी और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट एसेट AS है, दैट इज AS7। तो आपको ये पांचों याद करने हैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, रेवेन्यू रिकग्निशन, ये 5 चीज़ों से डील नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन। ठीक है, टाइमिंग को लेकर के कि कब रेवेन्यू हम लोग को एक्चुअली में रियलाइज़ करना है, रिकग्नाइज करना है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक, मान लो कि एक न्यूमेरिकल सा एक आपको दे दिया कि ऐसा ऐसा सेल हुई कंपनी के ऐसे समय में, मान लो कि जून में जो है पेमेंट रिसीव होती है, तो बताओ कि रेवेन्यू कब रिकग्नाइज किया। बहुत बहुत आराम से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो भी, जैसे कि ये होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, बहुत ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको सब कुछ वो MCQ के सेट में मिल जाएगा। प्रॉपर एक बैलेंस होगा आपका। थ्योरी क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें सॉल्व करने को लेकर के MCQ में, तो मस्ट बाय मैं बोलूँगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एंड देखो सेल ऑफ गुड्स को लेकर के क्या है, दैट इज रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। ठीक है, हम लोग कब सेल ऑफ गुड्स, जब हम लोग मान लो माल बेच रहे होते हैं, तो हम लोग रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करेंगे, जब प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र की जाती है, एंड नो सिग्निफिकेंस अनसर्टेनिटी, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको लेकर के कुछ अनसर्टेनिटी है कि मान लो ऐसा हुआ तो नहीं हो पाएगा, कुछ भी अनसर्टेनिटी उससे अटैच नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी भी कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई एकदम 100% है तो बताओ, कुछ भी मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी इफ़ एंड बट्स नहीं चाहिए, तो वही अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल्स, गुड मान लो कि अगर आपको बेच दिया गया, गुड बेचा गया अप्रूवल बेसिस पे, तो रेवेन्यू तब रिकग्नाइज किया जाएगा ओनली व्हेन अप्रूवल इज रिसीव्ड और टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। तो अगर अप्रूवल बेसिस पे गुड बिक रहा है तो ऑब्वियसली जब अप्रूवल मिल गया तो रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो। दूसरा, अगर मान लो कि आप सर्विसेज अगर रेंडर करते हो, मान लो कि ऐसे होते हैं ना सर्विसेज, जैसे कि कंसल्टेंसी फर्म होती है, CA फर्म होती है, जिसमें कि सर्विसेज के बदले पैसे मिलते हैं, तो उसमें क्या है कि रेवेन्यू को तब रिकग्नाइज किया जाता है बाय प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड और कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई ऐसी सर्विस है, मान लो कंस्ट्रक्शन की, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसमें क्या होता है कि अब एक बार में थोड़ी होगा कि जब कंस्ट्रक्शन पूरी बिल्डिंग बन जाएगी तब वो पैसे लेगा, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ कुछ पार्ट बन गई, यानी कि स्टेजेस जितने परसेंटेज जो कहते हैं ना कि इतनी % कंप्लीट हो गई, इतनी % कंप्लीट हो गई। मान लो कि आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, ठीक है, हमारा CA फर्म है, जिसमें कि आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि आपको रिटर्न फाइल करना है,
या फिर आपको जो है कंपनी ओपन करानी है, ठीक है, आपको या तो टैक्स ऑडिट करवानी है, तो हम जो है वो डायरेक्टली आपसे तब पैसे थोड़ी लेंगे जब आपका पूरा काम हो जाएगा। हम भी कुछ लेंगे ना कि भाई हमारा इतना % काम हो चुका है तो आप इतने % पैसे जो है रिलीज़ कर दो, यानी कि कंप्लीशन बेसिस पे पैसे जो है वो रिकग्नाइज करना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप रिकग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लीगल वाला मैंने वही बताया, कंसल्टिंग फर्म है, लीगल फर्म है, इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे हो, इसमें इस तरह के मेथड से रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स बाय अदर्स, यानी कि इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप ये रिकग्नाइज कर सकते हो। क्योंकि क्यों कर सकते हो, देखो, क्योंकि मान लो कि अगर आपने बॉन्ड परचेज किया है या डिबेंचर परचेज किया है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया बॉन्ड डिबेंचर क्या होता है, और जो हमारी कल की लास्ट क्लास है उसमें भी डिबेंचर के बारे में बताया मैंने पूरा, डिबेंचर के बारे में, डिबेंचर क्या होता है, कैसे करते हैं, सब कुछ पूरी एंट्री वेंट्री कल के क्लास में आएगी लास्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट में देखो, तो डिवेंचर्स में क्या होता है कि मान लो अगर 5 साल का बॉन्ड है तो हमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट जो मिल रहे होते हैं वो या तो 3 महीने पे मिलेंगे, 6 महीने पे, ये पहले से मतलब डिसाइडेड होता है कि कब जो है वो इंटरेस्ट मिलेंगे। तो 6 महीने पे मिल रहे हैं मान लो, तो टाइम प्रोपोर्शनल बेसिस पे ही तो आप करोगे ना, 6 महीने में आपका ड्यू हो जाएगा, यानी आपको मिलना तो तय है। तो आप ऐसा नहीं कि एक बार में जब डिवेंचर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, तभी अपने सारे रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर लिया कि हमें तो इतना 2 लाख का इंटरेस्ट मिलना है पूरा ओवर द ईयर्स, ऐसा नहीं है। जब जब मिलता रहेगा, 6 महीने में मिला, 3 महीने में मिला, तब आप टाइम प्रोपोर्शनेट के आधार पे उसको रिकग्नाइज करोगे। सेम अप्लाई टू रॉयल्टी, रॉयल्टी भी जब अक्रू होती है तब करोगे। डिविडेंड वही, जब राइट टू रिसीव पेमेंट, यानी कि कंपनी ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि आपको जो है, कंपनी ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि वो इतना डिविडेंड देने वाली है, ठीक है, तो यानी कि राइट टू रिसीव आपका डिविडेंड जो है वो जनरेट हो गया, तभी आप अपने डिविडेंड इनकम को रियलाइज मतलब रिकग्नाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में जब क्रेडिट हो जाए डिविडेंड तभी आप उसको रिकग्नाइज करोगे, ऐसा नहीं है। राइट टू रिसीव अगर आ गया तो आप रिकग्नाइज कर सकते हो। सिचुएशन जहाँ पे रिकग्निशन जो है वो पोस्टपोन किया जाता है, कहाँ पे, देखो, रेवेन्यू रिकग्निशन इज पोस्टपोन जब देयर इज अ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है अबाउट कलेक्टिबिलिटी, के हो सकता है कि आप कलेक्शन ना कर पाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डेटर में दिख रहे हैं, आपके देनदार में दिख रहे हैं कि 10 लाख का आपका पैसा आने वाला है, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी जो है अटैच्ड है। हो सकता है कि उसको कोर्ट में उसके केसेस चल रहे हैं, अगर वो हार गया तो वो दिवालिया घोषित हो सकता है, तो यानी कि अनसर्टेनिटी अटैच्ड है ना, तब आप उस वक्त तुरंत रियलाइज नहीं करोगे। द आउटकम ऑफ द ट्रांजेक्शन जो है उसको रीजनेबली नहीं, जैसे कि मान लो कि अगर आप कोर्ट केस अगर जीत गए तो आपको 1 करोड़ मिलने वाला है, बट इसमें अनसर्टेनिटी है, हो सकता है नहीं भी जीतो, भले बहुत ही चांस है 99% कि आप जीत जाओ, बट देयर इज 1% चांस दैट आप नहीं जीतो, तो इसीलिए अनसर्टेनिटी अटैच्ड हो तो रियलाइज नहीं करना है, रिकग्नाइज। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वही है कि कंपनी जो है उसको क्या एंटरप्राइज अपने अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज करेगी इसको, तो एंटरप्राइज जो है वो डिस्क्लोज करेगी द सर्कमस्टांसेस, क्यों ऐसी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से रेवेन्यू रिकग्निशन को पोस्टपोन किया गया। दूसरा, द अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि अडॉप्ट किया गया फॉर रिकग्नाइजिंग द रेवेन्यू, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाया गया है जब आप रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे थे, यानी कि टाइम प्रोपोर्शनेट मेथड को अपनाया गया, क्या अपनाया गया, क्या पॉलिसी अपने अपनाया है। बहुत सारी पॉलिसी के बारे में इसमें मेंशन है, तो जो भी करोगे आप उसको कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग मेथड, अगर हम फेमस टेम्पलेट अगर लें कि अगर मान लो कि जनरली जब गुड्स जो है वो सेल हो रही होती है तब हम लोग रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करते हैं, तो मोटा मोटी आपको एक तुरंत 1 लाइनर टाइप याद होना चाहिए कि जब भी हमारा सेल होता है तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि जब पैसे मिल रहे होते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया सामने वाले पे तभी आप अपने सेल को रिकग्नाइज कर सकते हो, सेल वैल्यू को। दूसरा, अगर आप सर्विस देते हो तो कंप्लीशन स्टेज के आधार पर, यानी जितनी जितनी कंप्लीट हो गई परसेंटेज बेसिस पे कर सकते हो। इंटरेस्ट में टाइम प्रोपोर्शनेट, रॉयल्टी में अक्रूवल बेसिस, और डिविडेंड में जब राइट टू रिसीव हो जाता है, तो इसको याद कर लेना आप, ठीक है। हो सकता है इसे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ जाए। अब देखो हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इस पे बेस्ड AS9 पे। तो रेवेन्यू किस टाइप के एमसीक्यूज इसमें एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो जो भी यहाँ पे आपको एमसीक्यू देख रहे हैं ये मैं इजी वाले साइड में ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं ना। तो आपको अगर अचानक से मैं इसमें हार्ड वाले डाल दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको जो हमारी एमसीक्यू की बुकलेट है उसमें आपको अच्छा खासा प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। ईजी, मीडियम, हार्ड, हर टाइप के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हो वैसे आप एक्सपेक्ट उसमें करोगे। आप देख लेना अकाउंट्स के भी क्वेश्चन की जो आपको अगर देखने का मन हो कि भाई कैसी बुक्स बनी है तो आप उसकी भी प्रीव्यू मैंने 10-15 सेकंड की वीडियो बना करके टेलीग्राम में डाली हुई ताकि आपको आइडिया लगे कि बुक कैसी होगी। तो आप जाकर के जरूर देख लेना उसको। रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन नंबर 1 कैश इज रिसीव्ड, सेल इज मेड, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर टू बायर, यानी कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड जो ट्रांसफर होता है बायर को तब होता है हमारा, ठीक है। आंसर सबको ये पे मिल जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज AS9 डज नॉट अप्लाई टू। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आती है कि सर आपने तो बोला था फ्री में मिलेगी, फ्री में हमने पूरे क्लासेस दिए, फ्री में हमने सारे PDF दिए, लेकिन अब अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई PDF को मर्ज भी कर दो ताकि हमारी रिवीजन में आसानी हो, बहुत सारे अलग अलग, तो हम लोग हर चीज़ आप
काम करने के लिए थोड़ा हमारा भी काम है, आप समझो हर चीज़ नहीं करते रहेंगे ना, हमारा भी एक अपना ये है, जितना हमने प्रॉमिस किया था वो वी हैव डिलीवर्ड इट। अब आपको एक जगह चाहिए, सब कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको भी सोचना पड़ेगा हमारे लिए कि आप कुछ ये करो, तब फिर आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। AS9 डज नॉट अप्लाई टू सेल ऑफ गुड्स, नंबर ए। नंबर बी डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नंबर सी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड नंबर डी इंटरेस्ट इनकम। यानी कि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AS9 जो है किस पे एप्लीकेबल होता है। जस्ट रिवर्स द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को उल्टा कर दो तो आप यानी कि सेल ऑफ गुड्स पे अप्लाई होता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस पे अप्लाई होता है, इंटरेस्ट इनकम पे अप्लाई होता है। ठीक है, किस पे नहीं होता है? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट AS है, दैट इज AS13। ठीक है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरेस्ट इज रिकग्नाइज्ड ऑन कैश रिसीट बेसिस, अक्रूवल बेसिस, टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, एंड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। कब रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं? इंटरेस्ट वाला, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज टाइम प्रोपोर्शनेट आधार पे। नंबर 4 हमारा जो MCQ है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी जो है कब करते हैं? तो अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, ये हमने अभी देखा जस्ट अपने उसमें वन लाइनर वाले में। एंड डिविडेंड शुड बी रिकग्नाइज्ड एज इनकम व्हेन डिक्लेयर्ड बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी, राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, यानी राइट टू, ये भी हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला AS है आज के टॉपिक का दैट इज AS10। ये क्या बात करता है? इसका टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेसिकली फिक्स्ड असेट। ऐसा असेट जो एक जगह पे फिक्स्ड रहता है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग हो गए, लैंड हो गए, प्लांट मशीनरी जो कि बड़ी बड़ी मशीनरी होती है एक ही जगह पे फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो उस पे इससे डील करता है ये। फिक्स्ड असेट पहले इसका नाम था, अभी इसका नाम जो है बाद में चेंज कर दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS10। AS10 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एंड उसको कैसे रिकग्नाइज करते हो, कैसे मेजर करते हो, इन सब के बारे में डील करता है। ठीक है, इसकी स्कोप क्या है कि अप्लाइज टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट यानी कि इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं उसको इनटेंजिबल कहते हैं, टेंजिबल जिसको हम लोग छू सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारा इनटेंजिबल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गुडविल हो गया, ब्रांड वैल्यू हो गई, ठीक है, रॉयल्टी हो गई, ये सब हमारा इंटेंजिबल है। तो यहाँ पे ये जो एसेट है, देखो यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है कि ये जो हमारा AS है वो हमारा सिर्फ टेंजिबल पे अप्लाई होता है, इंटेंजिबल पे अप्लाई नहीं होगा। डज नॉट अप्लाई टू बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट हम लोग किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो गाय पालते हैं हम लोग, ठीक है, बैल, बकरियाँ, ये सब हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स है, तो ये इससे डील नहीं करता, इसके लिए कंप्लीट अलग स्टैंडर्ड है। वेस्टिंग एसेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइंस हो गई, क्वारीज हो गई, इस पर अप्लाई नहीं होती, तो इसको आपको याद रखना। देखो कभी भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पे अप्लाई नहीं करती है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा। थर्ड इज असेट कवर्ड बाय अदर AS, अगर उसको कवर करता है तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। टर्म्स एंड मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे PPE टेंजिबल आइटम्स के लिए है, यहाँ पे कॉस्ट हम लोग कैसे रिकग्नाइज करेंगे उसका, तो जो जिस पे हमने खरीदा है उसको परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कॉस्ट जिसको कि सिर्फ उसी के लिए किया गया। मान लो कि उस असेट को हम लोग ने क्या किया कि अपार्टमेंट खरीदे, तो अपार्टमेंट खरीदने के अपने एक परचेज कॉस्ट होते हैं, फिर उसके बहुत सारे कॉस्ट होते हैं ना, जैसे कि रजिस्ट्री करवाते हो उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो ये सब डायरेक्टली उसी के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हो, तो जो भी उसके लिए डायरेक्ट करोगे। या फिर मान लो कि कोई सामान आप प्लांट मशीनरी खरीदते हो, हैवी मशीनरी है जिसको कि इंस्टॉल करवाने हैं फैक्ट्री में, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, उसको लाने का खर्चा, तो ऑब्वियसली अगर वो मशीनरी नहीं होती तो हमारा वो लाने का खर्चा भी नहीं लगता, तो जो सिर्फ उसकी वजह से लगा है वो सब कुछ उसके कॉस्ट में ऐड होगा, और जब रिकॉर्ड करेंगे हम लोग इनिशियली तो कॉस्ट पे करेंगे। दूसरा कैरिंग अमाउंट क्या होगा? वही कैरिंग अमाउंट मतलब कि उस असेट को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड्स में दिखाया जाएगा, तो किस में दिखाया जाएगा? अमाउंट एट विच द असेट इज रिकग्नाइज्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह एडजस्ट करके उस पर दिखाया जाएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगा हमारा? तो जितनी की हमारी यूजफुल लाइफ है, मान लो कि हम लोग अगर एक प्लांट लेकर के आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, मुझे लगता है ये 10 साल चलेगी बहुत अच्छे से, 10 साल तक ये चलेगी, तो 10 साल में उसके कॉस्ट को हम लोग पूरे सेग्रीगेट कर देते हैं, और हमारा जो 1 साल का उस तरह है उस पर डेप्रिसिएशन निकलता है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? जब आप डेप्रिसिएशन उससे माइनस कर देते हो वो अमाउंट हमारा रेसिडुअल वैल्यू कहलाता है। रिकग्निशन में देखें तो देखो एन आइटम ऑफ PPE शैल बी रिकग्नाइज्ड एज एन एसेट कब रिकग्नाइज करते हैं? जब हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि अगर हम लोग जो है बिल्डिंग खरीदते हैं हमारा इससे ये फ़ायदा होने वाला है, अगर हम ऐसी कोई मशीनरी लेते हैं जिससे हम लोग 10 साल तक इससे काम लेने वाले हैं, ठीक है, और उसका कॉस्ट को सही से मेजर किया जा सकता है, कॉस्ट डिटरमाइनेबल है, ऐसा नहीं कि इसका कॉस्ट डिटरमाइनेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुडविल होती है, तो अगर आप परचेज गुडविल है, अगर आप देखो अभी कन्फ्यूज मत हो, गुडविल वगैरह जो है वो आप परचेज भी कर सकते हो, और दूसरा आप इंटरनली जनरेट यानी इतने सालों से मेहनत करके जो आपने खुद का एक गुडविल बनाया है, ठीक है, तो वो इजीली मेजरेबल नहीं होता है। तो कॉस्ट जहां पे मेजर कर सके, वही कह रहे हैं जहां पे मेजर कर सके वो हमारा एक कंडीशन है AS10 का, ये होना चाहिए। इनिशियल मेजरमेंट हम लोग किस पे करेंगे? ये हम लोग देख चुके हैं, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं अपने MCQ वाले बुक में डाल दूंगी बहुत सारे, तो आप वहां से सॉल्व कर लेना।
सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर यानी कि मान लो कि बाद में अगर खर्चा किया गया, ठीक है, इनिशियल एक खर्चा होता है और एक होता है कि बाद में एक खर्चा किया गया है। जैसे कि इफ़ इट इंक्रीजेज, अगर मान लो कि ऐसे कोई भी खर्चे जिससे कि उसकी फ्यूचर जो बेनिफिट है, मान लो कि हमने एसेट को रिपेयर करवाया इतने ज़्यादा ताकि उससे मेरी 2 साल की जो यूज़फुल लाइफ है और ज़्यादा बढ़ गई, तो बढ़ गई यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमारा बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ये एक्सपेंडिचर को हम लोग उसके कॉस्ट में ऐड करेंगे, यानी कैपिटलाइज करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलाइज। और अगर मान लो कि ये नॉर्मल बस आप डेंट पेंट करवा रहे हो जिससे कुछ भी इसका मतलब यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ने वाला है, तो उसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंसेस सिर्फ परफॉर्मेंस में, तो उसको हम एक्सपेंस के तौर पे पीएल में चार्ज कर देते हैं, उसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बाद में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल यहाँ पे दिया गया है, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या होता है, असेट जो कि सिर्फ कॉस्ट पे वहाँ पे कैरी कर, मतलब एक तो आप कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, असेट को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप किस पे दिखाओगे रिकॉर्ड करके, बैलेंस शीट में, जो आपकी जो अकाउंट्स में दिखाओगे। तो एक हमारा होता है कॉस्ट मॉडल जिसमें कि आप कॉस्ट पे रिकग्नाइज करते हो, जो भी आपका कॉस्ट लगा प्लस माइनस डेप्रिसिएशन करके लगा दो। एक होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी कि असेट जो है रीवैल्यूड अमाउंट पे, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि जब हमने लिया था ये मशीनरी तब हमने 10 लाख का लिया था, लेकिन आज अगर 5 साल के बाद देखें तो ये मशीनरी 20 लाख की हो गई है, तो यानी कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे आपने रिकग्नाइज किया। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। दूसरा यहाँ पे देखो कि डी रिकग्निशन यानी कि डिस्पोजल और रिटायरमेंट, व्हेन एसेट को जब बेचा जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि हम लोग इसको डी रिकग्निशन का मतलब होता है इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना। कब हम लोग हटाएंगे, जब मुझे लगता है कि और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इसे नहीं मिलने वाला है। दूसरा, गेन और लॉस उससे जो होगा वो क्या होगा, दैट इज जितने में हम लोग बेचेंगे माइनस जितने में वहाँ पे दिखा रहे थे, तो वो हमारा गेन लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो मशीनरी 10 लाख की दिख रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जब हम लोग बेचेंगे ही कब, ऑब्वियसली डी रिकग्नाइज तभी करेंगे ना जब मुझे लगता है कि और ये फायदेमंद नहीं है, अभी इसको बेच देना चाहिए, ठीक है। तो जितने में आपने बेचा, मान लो 15 लाख में बेचा और आपने कॉस्ट वहाँ पे दिखा के रखा था 10 लाख, तो आपका फायदा 5 का हो गया, ठीक है। आपने 8 में बेचा, 2 लाख का लॉस हो गया, और जो भी उसको होता है, जो भी उससे फायदा या नुकसान होता है उसको आप पीएल में डालोगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इस पे एमसीक्यू आ सकते हैं डायरेक्टली, किससे जो बताओ नेट जो गेन और लॉसेस होता है उसको आप कहाँ रिकग्नाइज करोगे, तो आप उसको क्या कैपिटलाइज करोगे, क्या करोगे, पीएल में डालोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट अकाउंटिंग, यानी कि वेयर मेजर पार्ट्स ऑफ एन एसेट हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ्स अगर होते हैं मान लो, तो ईच पार्ट शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। कंपोनेंट अकाउंटिंग इसको कहते हैं कि मान लो कि एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसके कि कुछ के 10 साल वैल्यू है, कुछ के 2 साल है, कुछ के 5 साल है, कुछ के 8 साल है, तो आप कैसे करोगे, तो अलग अलग डेप्रिशिएशन लग रहा होगा, उसको कंपोनेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा क्या होता है, जब हम लोग एसेट को रीवैल्यू करते हैं, यानी कि 10 लाख रुपये हमारा कॉस्ट था, अभी मार्केट के आधार पर मुझे लग रहा है कि अब इसकी कॉस्ट 20 लाख हो गई है, तो जो हमारा 10 लाख का जो फायदा दिख रहा है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यही है आपका कि कम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करने हैं, तो मेजरमेंट यानी कि कॉस्ट अपने किस ढंग से, डेप्रिसिएशन मेथड क्या यूज़ किया है, यूजफुल लाइफ्स कितने हैं, क्या उसको यूजफुल लाइफ जो आपने 10 साल दिखा के रखा है उसको किस तरीके से निकाला है, एंड ग्रॉस अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या किया है, सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी हुई है कि मान लो कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, उसका इंस्टॉल करवाने में उसको 50,000 रुपये लगते हैं, और मान लो कि एस्टिमेटेड उसको डिसमेंटल करने का जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपये है, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितना पड़ा हमारा, तो 10,70,000 सारे को ऐड कर दो। और मुझे लगता है कि अगर इसका रेसिडुअल वैल्यू 70,000, यानी कि जब इसके एंड ऑफ द लाइफ, जब इसको 10 साल के बाद हम बेचेंगे, क्योंकि 10 साल हमारा यूजफुल लाइफ है, इसके बाद जब हम उसको बेचेंगे तो मुझे लगता है 70,000 इसके मुझे मिलेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है वो कैसे लग रहा होता है आपका, हमेशा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू 10,70,000 माइनस जो आपको एंड में मिलेगा 70,000 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी आपको लगता है यूजफुल लाइफ है 10 साल, तो ये आपका निकल जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू दी गई है, AS10 जो है डील विद द इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एसेट, तो AS10 फिक्स्ड एसेट से डील करता है। PP शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन, कब, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, बोथ एंड बी, ऑब्वियसली बोथ A एंड B हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी भी करा रही हूँ क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, एग्जाम भी जो है आ चुका है, और आपको समझ में देखो सब कुछ आ रहा होगा। अगर आप नहीं आ रहा है तो आप स्पीड को स्लो कर लो, और आप जब इसको आप PDF मिलेगा तो PDF से जब आप मेरी क्लासेस को सुनोगे तो आपको सब इजीली समझ में आएगा। मैंने उसी ढंग से नोट्स बनाए रहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, समझने में कोई टेक्निकलिटी आपको फील ना हो, ठीक है। क्लासेस हमारी जल्दी होती है, यही क्लास जो मैं आपको करा रही हूँ ना, एक क्लास में 20 मिनट में 3-3 स्टैंडर्ड, ये इजीली एक स्टैंडर्ड पे 2.5 घंटे की क्लासेस चल रही होती है, तो आपको लग रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, जबकि आप उस क्लासेस को देख करके जब MCQ सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्व नहीं होंगे, बट आप मेरी क्लासेस को देख के करोगे तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। PP शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोवेड, ये मैंने बता दिया। इनिशियल मेजरमेंट जो करते हो वो किस पे करते हो, फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम लोग करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट में किसको हम लोग नहीं डालते हैं, तो परचेज प्राइस को हम लोग डालते हैं, इंस्टॉलेशन को हम लोग डालते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू पेमेंट को हम लोग नहीं डालेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी, मान लो आपने जो है बाहर से उस एसेट को मंगवाया तो ऑब्वियसली जो आपने ड्यूटी पे किया इंपोर्ट का वो भी आपको ऐड कर रहा है उसमें। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है किस में डाला जाता है, पीएल में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन रिजर्व। नेक्स्ट हमारा जो एस है दैट इज एस 11, दैट इज इसका नाम क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर कंपनी जो है मान लो कि एक्सपोर्ट का काम है कंपनी का, इंपोर्ट का काम है, तो यानी कि ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम हो रहा होगा, यानी कि डॉलर में हो रहे होंगे, येन में हो रहे होंगे, ठीक है, पाउंड में हो रहे होंगे उसके ट्रांजेक्शंस, तो उसको वो कैसे डील करेगा, इसको लेकर के ये एस है, ठीक है। इसको आप अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ लेना, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ कि एस 11 प्रिस्क्राइब करता है हाउ टू अकाउंट फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, जो मैंने अभी बता दिए, एंड इट एम्स टू शो द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। मान लो कि जैसे आप आज जैसे कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है, मान लो कि कंपनी सेल कर रही है, तो आज की डॉलर के वैल्यू हमारी जो है वो $1 में हमारी जो रुपीज़ के अगेंस्ट जो हमारे एक्सचेंज है प्राइस वो कितनी है, 80 रुपये चल रहे हैं आज हमारे डॉलर के वैल्यू। तो आज हमने सेल कर दिया, लेकिन जब इसको जो है सेल तो कर दिया, लेकिन जब मुझे पैसे मिल रहे हैं, जिस दिन कस्टमर जो है हमारा पैसा दे रहा है, उस दिन हमारा जो वैल्यू है डॉलर का वो बढ़ के 90 हो गया या घट के 70 हो गया, तो वो जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना वो एक्सचेंज में, उसको कैसे रिकग्नाइज करोगे आप, इसको लेकर के ये पूरी तरीके से एएस डील करता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस एंड दूसरी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी इज रिकॉर्डेड इनिशियली, जो है हम लोग कब करते हैं, जो हमारा स्पॉट रेट होता है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रही है उस दिन एक्सचेंज रेट क्या है उसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड अब आ जाती है हमारे रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, हमारा रिपोर्टिंग डेट का मतलब होता है कि हमारा 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग टाइम जो हो रहा होता है, ठीक है। क्लोजिंग टाइम उसमें क्या है कि मॉनिटरी आइटम अगर है तो यानी कि रीट्रांसलेट किया जाता है क्लोजिंग रेट पे, एंड नॉन मॉनिटरी है तो हिस्टोरिकल रेट ही रखा जाता है। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आएगा उसको पीएल में हम लोग डालते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पे आप देख लेना, मॉनेटरी आइटम्स है, लॉन्ग टर्म, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगी। नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में इजीली आ जाएगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे देख लो, अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एंड अमाउंट ऑफ यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ये सब हम लोग को डिस्क्लोज करना रहेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एंड नेक्स्ट हमारा AS 12 है, हम लोग 4 AS आज कर चुके हैं, 4 AS इमेजिन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट ये AS है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि जब आपको ग्रांट दे रही होती है गवर्नमेंट, आप कोई कंपनी चला रहे हो तो फैक्ट्री चला रहे हो, तो जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट देती है तो उस ग्रांट को लेकर के जो है सारी अकाउंटिंग कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट जैसे मान लो कोई आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसी कंपनी जैसे कहते हैं ना एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एनवायरमेंटिंग के लिए, या फिर मान लो ऑर्गेनिक आप जो है वो प्रोडक्ट्स बनाओगे, या फिर टेक्सटाइल के लिए आप ओपन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट उस केस में जो है आपको इनिशियल एक ग्रांट दे रही होती है और बाद में आपको असिस्टेंस गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फॉर्म में देती रहती है। तो उन सबको कैसे डील करोगे, देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इसमें क्या है कि ग्रांट रिलेटेड टू अगर रेवेन्यू है, यानी कि आपके एक्सपेंस और लॉसेस को कवर करने के लिए या फिर इमीडिएट सपोर्ट करने के लिए आपको दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट की सब्सिडी दे दिया तो उसका ट्रीटमेंट होता है कि उसको सेम अकाउंटिंग पीरियड में इनकम मान लिया जाता है, ठीक है। और ग्रांट्स अगर मान लो असेट से रिलेटेड है कि कंपनी जो आप जब इनिशियल अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट ने बोला तो आपका जो कैपिटल असेट है ना, जो आप अपना पूंजी लगा रहे हो असेट खरीदने में, संपत्ति खरीदने में, असेट खरीदने में, उसमें हम लोग 40% दे देंगे या फिर हम लोग पूरी वो कैपिटल असेट दे देंगे। तो अगर असेट्स रिलेटेड ग्रांट है तो उसको जो है डील करने का 2 तरीका है, दैट इज 2 अकाउंटिंग मैथड। एक तो पहले कॉस्ट ऑफ एसेट से डिडक्ट कर दो, यानी कि आपको जो है मान लो आपको कॉस्ट जो है उस असेट को खरीदने में 10 लाख मिला और गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख ग्रांट किया, तो आप जो है 5 लाख अपने बुक्स में दिखाओगे माइनस करके, 10 - 5। दूसरा होता है हमारा ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम एंड रिकग्नाइज किया जाता है उसको ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यानी कि आपका मान लो कि वो 10 साल चलने वाला है तो आप धीरे धीरे उसको 10 साल तक रहेगा। डेफर्ड इनकम का मतलब होता है कि आज हम लोग टोटल अपनी इनकम को नहीं करेंगे, डेफर्ड बेसिस पे करेंगे, डेफर कर दिया, टाल दिया, आज हम लोग टोटल नहीं करेंगे। मान लो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिली और हमारी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो हम लोग 1-1 लाख करके 5 साल में यूज करेंगे, ना कि एक बार में, उसको कहता है डेफर्ड इनकम, ठीक है। ग्रांट्स को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, मान लो ग्रांट को हम तभी रिकग्नाइज करेंगे जब मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि ग्रांट मिलने वाला है तभी करेंगे, और या नहीं तो ग्रांट हमें रिसीव हो गया तभी हम लोग करेंगे। रिफंड जो है अगर हो गया, अगर मान लो ग्रांट हमें वापस देना पड़ गया, रिफंड देना पड़ गया, तो रेवेन्यू ग्रांट रिफंड जो है उसको क्या करेंगे, पीएल में चार्ज करेंगे। असेट रिलेटेड जो भी हमारा ग्रांट है, यानी कि जो हमारे असेट के टुवर्ड्स में जो ग्रांट मिला था उसको क्या करेंगे, हम वापस से जो हम लोग घटा के दिखाए थे 5 लाख, वापस से बढ़ा दो, 10 लाख में डाल दो वापस, ठीक है। नॉन मॉनिटरी ग्रांट, अगर नॉन मॉनिटरी ग्रांट हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर कंसेशनल रेट पे आपको चीज़ें मिल रही होती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट या नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिल रहे हैं, तो फिर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, और कंसेशनल वैल्यू पे आपको दी गई है यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे दी गई है, तो फिर आपने जिस प्राइस में उसको अवेल किया, मान लो कि किसी की अगर कीमत 10 रुपये आपको देनी थी, लेकिन आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया कि आप 10 नहीं 5 ही रुपये दे दो,
तो आपको कंसेशनल पे मिला तो आप जिस रेट पे कर रहे हो उस पर आप रिकग्नाइज करोगे। ठीक है, रेवेन्यू ग्रांट, असेट ग्रांट मैंने बता दिया। डिस्क्लोजिंग रिक्वायरमेंट देख लेना यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ देख लो, कंपनी रिसीव्स 10 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 साल है। ऑप्शन 1 रिकग्नाइज करने का, ऑप्शन 2, दोनों यहाँ ऑप्शन दिए गए जो मैंने बताए थे वहाँ पे। और ये आपके एमसीक्यू हैं गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इज, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज आप देख लेना। ठीक है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे आज की क्लास को देख करके। ये आपके लिए होमवर्क है, करके मुझे बताना। नहीं बने तो मुझे कमेंट करना। अब तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर दिया हुआ है आपको, जो है वो अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगी। तो यही थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लासेस से बहुत फायदा हुआ होगा। और बस हमारी एक और क्लास बच गई है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 17, जिसमें हम लोग अपनी सारी एएस जो बची हुई है वो कर लेंगे, थोड़ी जो भी इंपॉर्टेंट है एंड जो मिसलेनियस बचे हैं। जैसे हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म, डिवेंचर्स एंड हमारे कुछ एएस, जैसे कि एएस 26 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। एंड उम्मीद करती हूँ आप हमारे एमसीक्यू जो है आप जाकर के देखो और आपको बहुत ज़्यादा एक ग्रेटर रीच में फ़ायदा मिले। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिंक जो है आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम पे जाओ, आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। एंड हमारी इंस्टाग्राम की लिंक जो है आपको नोवर निखिल क्लासेस, वो आपको नीचे वो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर भी जो चीज़ें डलती रहती है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।